आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी विषय का एक और टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले एग्ज़ाम में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आया था, उसमें हिंदी का जो पार्ट आता है, अक्सर हरियाणा के पेपरों में हिंदी का जो पार्ट आता है वो लगभग व्याकरण पर आधारित रहता है। लेकिन पिछले एग्जाम्स में साहित्य के बहुत ही गहरे और जो आपने कभी नहीं पढ़े ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन फिर पूछे जाएं। इस तरह के क्वेश्चन पूछने का जो विभाग का मकसद है कि जिन आवेदन के लिए पोस्टों की जो संख्या है ना, या आवेदकों की जो संख्या है, या भर्ती कम लोगों की होती है, जो 500, 1000, 1500 तक की जो भर्तियां होती हैं, उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन है वो विभाग पूछता रहता है। और हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे किसी भी के लिए वो एग्ज़ाम हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, उनमें हरियाणा में किसी भी विषय का कोई फिक्स टॉपिक हमें नहीं मिलता कि इस विषय के ये टॉपिक आएंगे, आप पढ़ लीजिए, आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हरियाणा में उन्होंने एक पार्ट डाला हुआ है कि हिंदी आपके पेपर में आएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि हिंदी में व्याकरण के कौन से टॉपिक आएंगे, लिटरेचर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कोई फिक्स उनका नहीं है। तो जैसा उनको मन करता है, जिस तरह की उनकी मर्जी होती है, वो उसी तरीके के पेपर में क्वेश्चन डाल देते हैं। तो पिछले एग्जाम्स में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग साहित्य पर आधारित थे। हिंदी साहित्य का इतिहास कह लीजिए, या उससे मतलब हिंदी लिटरेचर है, रचनाओं से संबंधित जो पार्ट है उस पर आधारित लगभग पेपर रहा था। उसमें 4 जो पार्ट में पेपर हुआ था, 4 भागों में, 4 शिफ्टों में कह लीजिए, उनमें सभी में लिटरेचर पूछा गया था, साहित्य पूछा गया था। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के आधार पर ही हमने ये लेक्चर तैयार किया है। इससे पिछली क्लास में भी हमने हिंदी साहित्य पर आधारित रचनाओं से संबंधित जो टॉपिक है वो किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों के उपनाम और उपाधियां, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में मुख्य जो साहित्यकार थे उनके एक तो उपनाम क्या थे और उनकी उपाधियां क्या थी, उनको किस नाम से या किस प्रकार की उपाधि मिली थी, उसके क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं ये क्वेश्चन, आपके जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं एक प्रकार से, और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हैं। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो रहेगी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिंदी विषय से जुड़े हुए छात्र हैं, खास करके हिंदी विषय से जुड़े हुए छात्र हैं। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी की, ठीक है। तो तुलसीदास का नाम हम सब लोगों ने सुना है। तो तुलसीदास को किस अन्य नाम से या उनका उपनाम क्या है? तो एक तो उनको गोस्वामी जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोस्वामी जी। एक उनको शशि नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये नाम थोड़ा सा अलग है। गोस्वामी नाम हम जानते हैं, लेकिन शशि नाम हमारे लिए नया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शशि उपनाम से निम्न में से किसको कहा गया है, या शशि नाम से कौन से जो रचनाकार है वो रचना करते हैं। तो शशि जो नाम है वो तुलसीदास जी का है, और गोस्वामी जी भी तुलसीदास जी को कहा जाता है, ठीक है। इन सभी रचनाओं, मुख्य जो रचनाकार है, इनकी रचनाएं भी हम करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, आगे क्लास में, ठीक है। तो एक बार ये टॉपिक हमारा रहेगा। अगली क्लास के अंदर हम प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं, और मुख्य जो साहित्यकार हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियां थी, कौन से उनको पुरस्कार मिले, वो भी हम करेंगे। दूसरा है सूरदास जी, ठीक है। तो सूरदास को शूर उपनाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल, और इसमें मोस्टली देखिए सारे के जो मैंने लगभग 38 साहित्यकार लिए हैं, 38-40 के आसपास हैं, और इनमें मोस्टली साहित्यकारों के उपनाम उनके नाम से ही संबंध रखते हैं। तो आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, केवल एक बार वीडियो देख लीजिए, या कहीं से भी आपको मिलते हैं तो इनको पढ़ लीजिए। सूरदास को सूर उपनाम से जानते हैं क्योंकि सूरदास का सूर आपको बिल्कुल इजी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केशवदास को, ये थोड़ा सा अलग है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे केशव को कठिन काव्य से जोड़ सकते हो, ठीक है। इससे जुड़ी हुई 2 चीजें हैं। एक तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, एक उसको उडुगण नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उडुगण नाम से भी जानते हैं। और एक कठिन काव्य का प्रेत है, एक आगे देखिए कठिन गद्य का प्रेत। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। काव्य का मतलब कविता से लिया गया, कविता से रिलेट करता है ये। तो केशवदास को कठिन काव्य, कैसे? कठिन काव्य, यहाँ से याद रख सकते हो आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग नाम है, इसको आप समझ सकते हो उडुगण, ठीक है। आगे कबीरदास है।
तो कबीरदास संत थे, ठीक है, तो इसको विद्रोही संत कहा जाता है। किसके नाम से जानते हैं? विद्रोही संत के नाम से जानते हैं। कबीरदास जी को विद्रोही संत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है विद्यापति ठाकुर, ठीक है। तो विद्यापति जो ठाकुर है वो मैथिली भाषा में लिखते थे, तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। मैथिल कोकिल, कोकिल का नाम कोयल से जुड़ा हुआ है, आपको पता है, जिनको स्वर जिनका अच्छा हो, कोयल मधुर स्वर के लिए जाना जाता है, तो मैथिल कोकिल इनको, क्योंकि विद्यापति की रचनाएं हैं मैथिली में, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो वो मैथिली भाषा में लिखी गई थी, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नाटककार है उनमें प्रमुख नाम है भारतेंदु का है, या नाटक का जो उदय है वो इन्हीं के युग से माना जाता है, ठीक है। भारतेंदु युग भी है, भारतेंदु युग के नाम से आधुनिक काल जो है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु युग भी उसको बोलते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम है, भारतेंदु ही इनको कहा जाता है, ठीक है। भारत इंदु चंद्रमा को कहा जाता है, यानी भारत का चांद समझ लीजिए भारतेंदु, ठीक है। तो भारतेंदु को उपाधि मिली हुई है, किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली हुई है, इसीलिए अपने नाम के आगे भारतेंदु लगाते हैं। आगे सरोजनी नायडू, इनका नाम तो हम सब ने पढ़ा है, छोटे जब कक्षाओं में थे तब इनकी रचनाएं भी पढ़ी है, और इनको भारत कोकिला कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, तो ये तो आपने नाम सुना ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अगे का पूरा नाम क्या है, तो अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो अगे, एक तो इनका अगे उपनाम हो गया, अगे की उपाधि मिली हुई है। दूसरा, इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है, जबकि कठिन गद्य का प्रेत, गद्य का मतलब होता है, देखिए हिंदी साहित्य को दो पार्टों में बांटा गया है, एक तो गद्यखंड, एक पद्यखंड। तो जो पद्य भाग है उनमें काव्य रचनाएं आ जाती है, यानी कविता से रिलेट जो करता है, कविताएं जो होती है वो पद्य भाग में आती है, और गद्य भाग में आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, जीवनी, एकांकी, आलोचनाएं, जितनी भी ये सारी गद्य रचनाएं हैं वो सारी किस में आती है? गद्य भाग में आ जाती है। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, जबकि आगे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, और आगे का जो पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे है। चलिए अगली पे बात कर चलते हैं। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला उपनाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है, निराला उपनाम से प्रसिद्ध है, और एक इनको विद्रोही कवि भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि भी कहा जाता है। एक देखो, विद्रोही संत कबीरदास को कहा जाता है, ये विद्रोही संत थे, ये विद्रोही कवि हैं, ठीक है। विद्रोही संत कबीरदास जी थे, विद्रोही संत और कबीरदास, विद्रोही कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। आगे चलते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को एक तो बेनीपुरी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको कलम के जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर। तो कलम के जादूगर कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। एक और देखिए, यहाँ एक मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे, यही तो परेशान करते हैं। कलम के जादूगर कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। और एक और है कलम के मजदूर। कलम के मजदूर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। कलम के जादूगर कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम के मजदूर कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको माइंड में बात रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, आगे है जन्नदीन झा द्विज। जन्नदीन झा द्विज ये कवि हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? द्विज उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। जन्नदीन झा द्विज को किस नाम से मानते हैं? द्विज उपनाम से ये प्रसिद्ध है। आगे है महादेवी जो वर्मा है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस उपनाम से मानते हैं? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। एक है मैथिल कोकिल, किसको कहा जाता है? विद्यापति को। एक भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। तो ये काफी मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा कौन हो गई? महादेवी वर्मा, ठीक है। आगे मुंशी प्रेमचंद देखिए, भी मुंशी प्रेमचंद सिपाही इनको नाम से जाना जाता है। सिपाही कौन थे? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया था। कलम के मजदूर नाम से किसको जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है भी। आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर। एक तो इनको दिनकर नाम से जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, एक इसको दिनकर नाम से जानते हैं। दूसरा, इनको आधुनिक युग के चारण भी कहा जाता है। आधुनिक युग के चारण, आधुनिक युग के चारण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और एक इनको भाट भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जो चारण और भाट के नाम मिलते जुलते हैं, जो विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है।
हाँ, तो चारण भाट, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर, आधुनिक युग के चारण, और भाट नाम से ये उनका उपनाम है, ठीक है भी। आगे है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो गुप्त एक तो नाम ये ध्यान रखना है, कई बार गुप्त नाम मैथिली शरण का या गुप्त किसके आगे लगता है, किसके नाम से जाना जाता है, तो मैथिली शरण क्या हो गई, गुप्त हो गई। दद्दा की उपाधि मिली हुई थी इनको, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने दद्दा की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी? दद्दा, ठीक है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और आधुनिक युग के तुलसी भी इनको कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग के तुलसी भी कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, ये प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला देखिए 17वां, गोपाल सिंह नेपाली। कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली। इनको राग और आग का कवि भी कहा जाता है। गोपाल सिंह नेपाली थे, उनको क्या कहा जाता है? राग और आग के कवि, ठीक है। राग और आग के कवि इनको कहा जाता है। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को प्रसाद की उपाधि मिली हुई थी। ये मोस्टली वही नाम है जो पेपर में आ सकते हैं, और लगभग इसमें सारा जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास के जितने भी साहित्यकार थे जिनके उपनाम थे वो लगभग कवर हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है भाई। हाँ, और इनमें देखो सभी के आगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ एक नाम ऐसे हो थोड़े अलग हो, बाकी आपको नाम सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं सच्चिदानंद हिरन वात्स्यन, आगे आगे हो सकता है पेपर में आगे नाम ना दे। सच्चिदानंद हिरन वात्स्यन, इनका उपनाम बताइए भी आगे है और कुछ है, जो भी ऑप्शन में आए, तो कई बार ये नाम इनके आगे जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद को प्रसाद नाम की उपाधि है, या उनका जो उपनाम है वो उनसे प्रसिद्ध हो चुके थे। अगला है मोहनलाल महतो। इनको वियोगी कहा जाता है, या निम्न में से वियोगी कौन है? तो मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो को क्या कहा जाता है? वियोगी कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला चलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु एक तो आंचलिक उपन्यास थे, इन ग्रामीण अंचल का वर्णन किया हुआ था, ठीक है। और इनको रेणु उपनाम से ये प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? रेणु उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। किस उपनाम से प्रसिद्ध है? रेणु उपनाम से प्रसिद्ध है। और ये आंचलिक उपन्यासकार थे भी, ठीक है। ग्रामीण अंचल का जो वर्णन है इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है। तो ये कौशिक उपनाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? कौशिक उपनाम से ये प्रसिद्ध थे। कौन? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ये कौशिक उपनाम से प्रसिद्ध थे। आगे है रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर प्रसाद, कई बार इनके नाम के आगे ऐसे ही लिखा जाता है रामेश्वर प्रसाद अंचल, तो ये अंचल उपनाम से प्रसिद्ध थे। किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? अंचल उपनाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है भाई। अगला है माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है अभी, माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी, इनको किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। माखन लाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से ये भी जाने जाते हैं, ठीक है भाई। अगला है शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है? सुमन उपनाम से प्रसिद्ध है। इनके नाम से आगे लगा हुआ है शिवमंगल सिंह सुमन। पेपर में जो पूछेंगे तो सुमन नाम इनके आगे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये पूछा जाएगा शिवमंगल सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध है, तो सुमन उपनाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पंडित सत्यनारायण कविरत्न। पंडित सत्यनारायण कविरत्न किस उपनाम से प्रसिद्ध है? ये कविरत्न नाम से प्रसिद्ध है भी, ठीक है। अगला है पंडित गया, ये तो पेपर में आया हुआ था ग्राम सचिव वाले पेपर में। पंडित गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गया प्रसाद शुक्ल, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? स्नेही उपनाम से प्रसिद्ध है भी, ठीक है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यानी स्नेही उपनाम से प्रसिद्ध। कई बार शुक्ल नाम से ही पूछ लेते हैं, तो शुक्ल नाम से पंडित गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, स्नेही इनका पॉपुलर नाम है, उपनाम है, ठीक है। स्नेही उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है भी। आगे है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये रत्नाकर उपनाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? रत्नाकर। कौन? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर उपनाम से प्रसिद्ध है।
आगे देखिए केदारनाथ मिश्र, ये तो मिश्र उपनाम से भी प्रसिद्ध है और प्रभात नाम से भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। यानी केदारनाथ मिश्र प्रभात उपनाम से प्रसिद्ध है। प्रभात इनका क्या है? उपनाम है। ठीक है, हो सकता है मिश्र ना दे आगे, केदारनाथ का उपनाम बताइए, तो प्रभात नाम आपको बताना है, प्रभात नाम आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रभात उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? केदारनाथ मिश्र। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट अभी 29 नंबर देखिए, उपेंद्रनाथ। उपेंद्रनाथ, उपेंद्रनाथ किस उपनाम से प्रसिद्ध है? ये अश्क नाम से प्रसिद्ध है, अश्क उपनाम से प्रसिद्ध है भी। ठीक है, उपेंद्रनाथ, अश्क भी लिखा जाता है कई बार, और उपेंद्रनाथ सीधा ही पूछ सकते हैं उपेंद्रनाथ किस उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये अश्क उपनाम से प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अगला है गुलाम सैयद। गुलाम सैयद ये भी इंपॉर्टेंट नाम है अभी, गुलाम सैयद। ठीक है, तो गुलाम सैयद किस उपनाम से प्रसिद्ध है? रसलीन उपनाम से प्रसिद्ध है भाई, रसलीन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रसलीन उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे देखिए चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा ये गुलेरी उपनाम से प्रसिद्ध है। किस उपनाम से प्रसिद्ध है? गुलेरी। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, चंद्रधर शर्मा किस उपनाम से प्रसिद्ध है? गुलेरी उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे देखिए 32 नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी। कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, तो मणिमाल, मणिमाल नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मणिमाल नाम से। कौन? चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है भाई, आगे है मलिक मोहम्मद जायसी। ये तो बिल्कुल इजी सा है, जायसी नाम से प्रसिद्ध है और काफी बार आपने पढ़ा भी होगा। किस नाम से? जायसी नाम से कौन प्रसिद्ध है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है भाई, और इनकी रचना भी पिछले हमने की थी। ठीक है, कौन सी थी? या जो हमारे महाकाव्य थे, पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का था। ठीक है, तो पद्मावत महाकाव्य, तो महाकाव्य वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें भी। जो हिंदी के महाकाव्य और संस्कृत के महाकाव्य हैं, लगभग 10-12 एक नाम थे, वो हमने कर लिए हैं। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध महाकाव्य और संस्कृत के महाकाव्य थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी उपनाम से प्रसिद्ध है। अगला है भाई प्रफुल्ल चंद्र ओझा। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र ओझा। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? मुक्त नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मुक्त नाम से। ठीक है, मुक्त नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रफुल्ल चंद्र ओझा भाई। ठीक है भाई, आगे है हरिराम व्यास। पंडित हरिराम व्यास जी हैं, वो व्यास नाम से प्रसिद्ध है। पंडित हरिराम जी किस नाम से प्रसिद्ध है? व्यास नाम से प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है अभी बहुत ज्यादा, 36 नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये हरियोध नाम से प्रसिद्ध है और प्रिय परिवास इनका प्रसिद्ध महाकाव्य भी रहा है, जिसमें राधा और कृष्ण के वीर्य का वर्णन, जिसमें राधा के वीर्य भावना वो दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में न मान करके महापुरुष के रूप में वहां दिखाया गया है और राधा को वहां देवी स्वरूप, ठीक है, लोक कल्याण के भाव से दिखाया गया है। तो ठीक है, वो भी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय किस नाम से प्रसिद्ध है? हरियोध नाम से प्रसिद्ध है। आगे है गजानंद माधव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है अभी, गजानंद माधव। गजानंद माधव मुक्तिबोध नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? इनको मुक्तिबोध, इनके पूर्वजों को मुक्तिबोध उपाधि की उपाधि जो प्राप्त हुई थी, वो उसके बाद से ये अपने नाम के आगे मुक्तिबोध लगा रहे हैं। यानी गजानंद माधव मुक्तिबोध के पूर्वजों को मुक्तिबोध की उपाधि मिली थी, उसी के नाम के आधार पर ये अपने नाम के आगे भी मुक्तिबोध लगाने लगे, या अपने जो उपनाम है वो इन्होंने मुक्तिबोध रख लिया था। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध नाम से प्रसिद्ध है। और एक अंतिम है हमारे पास सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो, ठीक है, सआदत हसन मंटो है, वो किस उपनाम से प्रसिद्ध है? वो उपनाम से प्रसिद्ध है, बदनाम लेखक के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से है? बदनाम लेखक, या बदनाम लेखक उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? सआदत हसन मंटो। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के उपनाम और उपाधियां। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे भाई जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखते हैं और किस किस उपनाम से प्रसिद्ध है और कौन कौन सी इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, बिल्कुल आपको। तो इससे अगली क्लास में हम
पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, या हिंदी में जो प्रथम है, प्रथम हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, नाटक कौन सा है, कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा है। एक आलोचना से संबंधित वीडियो भी रहेगी जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक पत्र पत्रिका के नाम की हमने बात की थी, और जो मुख्य इतिहासकार हैं या जो कहानीकार हैं या कलाकार हैं, जो भी इसमें रचनाकार मान जाता है, उनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं थी उनके बारे में हम बात करेंगे। एक पुरस्कार से संबंधित वीडियो भी रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उनसे संबंधित वीडियो भी हम लेकर आएंगे आपके एचएसएससी के एग्जाम के लिए। जो जितनी भी वीडियो बनेगी इससे मुख्य लगभग 5-6 वीडियो में लगभग हमारा जो टॉपिक है वो सारे लगभग कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।